अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के रुपए की कदर में पिछले चंद दिनों में जिस तरह से उसकी कमी हुई है, शायद माजी करीब में तो उसकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन शुरू में इस गवर्नमेंट के शुरू के चंद महीनों में रुपया बहुत अच्छा खासा उसकी कदर में कमी हुई थी और शायद ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान का रुपया एक बड़ी परसेंटेज के साथ, एक बड़ी वैल्यू के साथ उसकी कदर में कमी हुई है। और उसके साथ ही ज़ाहिर है कि डॉलर की जो वैल्यू थी उसमें इजाफा हो चुका है। और गवर्नमेंट बिलखुसूस जिस चीज़ पे प्राइड लेती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना या उसके जो बहुत बड़ा गैप था उसको कम करना, वो दोबारा से करंट अकाउंट का खसारा, जिसको जारी हिसाबात का खसारा कहते हैं, वो भी दोबारा से बढ़ गया है। मैं आगे जाने से पहले सिर्फ ये बताता चलूं कि रुपए की वैल्यू के गिरने से किस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी इफेक्ट होती है और करंट अकाउंट का खसारा किस तरह से आम आदमी को मुतासिर करता है। क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि ये कोई मसला नहीं है, करंट अकाउंट का खसारा आम आदमी को मुतासिर इतना नहीं करेगा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही हमारे रुपए की कदर में कमी होती है तो उससे पाकिस्तान की बहुत सारी पाकिस्तान में बिकने वाली जो अशियाएँ हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ये जो भी हमारे यहाँ अशिया बनती हैं, इनका रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। इसको हम दूसरे ममालिक से मंगा रहे होते हैं और उसको इंपोर्ट करने के बाद फिर पाकिस्तान में उसको प्रोसेस किया जाता है और उन चीज़ों को पाकिस्तान में बेचा जाता है। इसके अलावा हम बड़ी एक सब्सटैंशियल अमाउंट में ऑयल, यानी कि जो क्रूड ऑयल है, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही रुपए की कदर कम होती है तो वो चीज़ें हमारे लिए महंगी हो जाती हैं। जब वो चीज़ें महंगी होती हैं तो हमारा रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाता है और हमारी जो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगी होती है और इसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ता है। तो इस तरह करके इसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, कोई इसको कॉस्ट लेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। लेकिन जो भी है, अवाम को गर्ज इससे है कि ये जो इन्फ्लेशन की जो भी किस्म हो ये बढ़े नहीं बल्कि कम हो। लेकिन बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से इसके बावजूद के गवर्नमेंट ने बहुत सारे दावे किए हैं कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें नाकाम रही है। अब जब गवर्नमेंट के लोगों से हम ये पूछते हैं कि आप इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आम अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम पिछले 1-1.5 साल से ग्रोथ टारगेटेड पॉलिसी बनाई है। यानी कि हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा हम इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करना चाह रहे हैं और जब भी ग्रोथ को टारगेट किया जाता है तो थोड़ी बहुत प्राइसेस बढ़ती हैं। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ चीज़ों की बहुत ज़्यादा फरावानी होगी, हमारे यहाँ आउटपुट इंक्रीज होगी और ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ना चाहिए। लेकिन जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं तो रोज़गार, हमारा जो बेरोज़गारी है वो 6%, 7% से 8% पे चली गई है और 50 लाख से ज़्यादा और लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये नज़र आती है कि एक तरफ तो प्राइसेस आपकी बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। इकोनॉमिक्स में इस फिनोमेना को या ये जो सारी सूरत हाल, इसमें स्टैगफ्लेशन गालिबन इसको कहा जाता है। तो इन दोनों जो बड़े सॉलिड हकायक के बावजूद भी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्पोक्स पर्सनस इस बात पर बज़िद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाई हैं इकोनॉमी में, मईशत में, और मईशत का उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शन बदल के रख दी है और ये एक दुरुस्त सिमत में मईशत चल रही है। यही आज का हमारा मौजू है कि क्या पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है। एक तरफ तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। तो क्या कोई गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म एजेंडा है जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में सेक्रीफाइस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में चल के शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अवाम को कुछ इसके समरात मिले, या फिर ये गवर्नमेंट लोगों की आंखों में मट्टी या नमक झोंक रही है। बात करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर शहबाज साहब आप हमारे प्रोग्राम में तवातुर से होते हैं। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो है और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना के प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो में। प्रोफेसर साहब के साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभान साहब। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम यूके में प्रोफेसर हैं और जो मईशत के मामलात हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। बिलखुसूस जो पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन पर इनकी गहरी नज़र होती है और हमारे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर साहब यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सुभान साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ शो में।
मैं शुरू करता हूं प्रोग्राम डॉक्टर शहबाज साहब से। डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ा सा जो प्रियम्बल है प्रोग्राम का, जो इंट्रो था, थोड़ा लंबा इसलिए किया ताकि आवाम को एक तो हमारे प्रोग्राम का ये पता चल सके कि क्या प्रोग्राम का मौजू होगा, और दूसरा ये जो हम एक बैकग्राउंड बिल्ड कर सके ताकि मैं आपसे ये पूछ सकूं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तरफ महंगाई का बढ़ना और एक तरफ बेरोजगारी का बढ़ना, पहले तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि अगर मैं गलत हूं कि क्या ये दोनों सिचुएशंस प्रिवेल करती हैं या नहीं करती। दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं कि ये जो दोनों सिचुएशंस हैं, जिसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, क्यों पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? जी डॉक्टर शहबाज साहब। जी शुजात साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना मेरे ख्याल में मुनासिब समझूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज़ काम ही नहीं करती। ये जितने इकोनॉमिक्स की थेरीज हैं, ये शायद पाकिस्तान को निकाल के बनाई गई हैं, या पाकिस्तान उसमें बड़ा ही मिनिमल रोल अदा करता है, अगर हम कहें कि नहीं पाकिस्तान का रोल है। स्टैगफ्लेशन की जो तारीफ है वो हमने भी यही पढ़ी है कि जब मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब साथ साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो आपकी इकॉनमी जो स्टैगफ्लेशन का शिकार होती है। और यहाँ तो बदकिस्मती से आपकी जो ग्रोथ है, कहने को तो ये कहा जा रहा है कि हाँ जी हम ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं हमारी, मान भी लेते हैं क्योंकि हम तो मानते आ रहे हैं पिछले 3 साल से, लेकिन उस ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी का एक और भी बड़ा खासा होता है कि उससे आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफा होता है। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफा होता है तो सीधी सी बात है, उस सप्लाई को पूरा करने के, एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई जाती है। और जब एग्रीगेट सप्लाई की बात आती है तो जाहिर सी बात डिमांड फॉर लेबर भी उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि लेबर की डिमांड में इजाफा होता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आपकी बेहतर होती है। अगर ये तीनों चीजें जो हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं, वो रियल टर्म में मैं समझता हूँ ग्रोथ डिक्लाइन का शिकार है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से इसको बढ़ना चाहिए था। इसी वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और एक और जो चीज़ पढ़ रहा था, और ये मैंने किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक ये भी तरीका होता है महंगाई को बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे माफियाज काम कर रहे हैं ना। आपका चीनी जो है उसको माफिया ने कंट्रोल किया है, उस मार्केट को। आपकी जो आटा मार्केट है उसको माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है। आपके और जो इस तरह पेट्रोल मार्केट, उसको माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के आपके इन्फ्लेशन में इजाफा कर रही हैं, और किसी बंदे का कोई ध्यान नहीं है कि इससे जो अरबों कमाए जा रहे हैं उनका हिसाब किसने देना है। आप ये तो कहते हैं कि पिछले 30 साल से ये सिचुएशन चली आ रही है। आप ये भी कहते हैं पिछले 30 साल से डेट जो बढ़ रहा है और हम नया जो कर्जा है उसलिए रहता कि पिछला कर्जा उतार सकें, लेकिन जिस स्पीड से आप कर्जा ले रहे हैं बगैर किसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के, उसकी भी तवज्जो होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है मिल मिला के इनको जनाबे वाला मुल्क की इकॉनमी जो उसको ये खाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं कहूंगा, आपने ट्रांसफॉर्मेशनल या ट्रांजिशनल कह दिया इसको, मैं इसको ट्वीट गवर्नमेंट कहूंगा कि बड़े हसास मामला जो हैं उसका हल हमें ट्वीट्स के जरिए जो पेश किया जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर सुभान साहब की मैं राय इस बारे में लेता हूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने बड़ा एक जो समझ लें कि दुखती रग पे हाथ रख दिया ट्वीट गवर्नमेंट के हवाले से, और ट्वीट इकोनॉमिक पॉलिसीज भी गवर्नमेंट की बड़ी मशहूर हो रही हैं। लेकिन मैं डॉक्टर सुभान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं और डॉक्टर शहबाज साहब के नुक्ते नज़र को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या पाकिस्तान में किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्या इसकी समझ नहीं आ रही, या फिर गवर्नमेंट के और बहुत सारे मसाइल हैं या गवर्नमेंट की और दूसरी प्रायोरिटीज हैं जिस वजह से वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही? जैसा कि डॉक्टर शहबाज साहब ने फरमाया कि कुछ ऐसे कार्टल्स बने हुए हैं जो गवर्नमेंट जिनको तोड़ नहीं पा रही है, अपना रेगुलेटरी रोल बिलखुसूस प्ले करने में नाकाम रही है। क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा कि देखो, पीटीआई गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त इनको कुछ चीज़ें जो है वो इनहेरिटेंस पे भी मिली है। हमें उस चीज़ को भी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान में, पावर्टी है, जो हमारा वीक हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ें इनको मिली भी थी। लेकिन बाय द टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, 2 साल लगे उनको सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में। फिर कोविड क्राइसिस आ गई, तो उस दौरान
they actually couldn't get time to do major institutional reform पाकिस्तान में। तो ये एक प्रॉब्लम है। इन्होंने लोग हायर किए, जिस तरह डॉक्टर इशरत हुसैन साहब थे, और भी ओवरसीज एक्सपर्ट्स इन्होंने इकनॉमिक के हवाले से हायर किए, लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड टू दोज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, क्योंकि अभी अगर आप देख ले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज इस गवर्नमेंट का यही है कि दे डिडंट इंट्रोड्यूस एनी मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। तो आपका पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स शायद एक ऐसा स्टेप हो सकते थे जिससे गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल और जो इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती थी, और जिसमें गवर्नमेंट नाकाम रही है। मैं नाज़रीन आपको भी यहाँ पे बताता चलूँ कि डॉक्टर इशरत हुसैन को ये टास्क दिया गया था कि हमारे जो इदारे हैं उनको, जो हमारे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसीज हैं या जो दूसरे इदारे हैं, उनमें रिफॉर्म्स लेके आए जाएं, उनमें चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनमें मईशतदान भी शामिल हैं, जो दूसरे पॉलिसी एक्सपर्ट भी शामिल हैं, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे, और शायद उसकी वजह से हमारी महंगाई में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। डॉक्टर शहबाज साहब, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं? देखिए जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके लिए आपने एक मशीर रखा, उनको इस्लामाबाद में आपने रहाइश दी, उनको आप मंथली उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो 3 सालों में कम से कम कुछ तो उनको करना चाहिए था। अब 3 साल बाद लेट से वो रिजाइन देके चले जाते हैं, तो हमें ये बताया जाए कि क्या हम ये कहें कि हमारे वो 3 साल चोरी हो गए हैं, या वो इन 3 सालों में कुछ भी काम नहीं कर सके और फिर उनको घर वापस जाना पड़ा। तो जब आप इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं या आप इनको लेके आते हैं लोगों के फ्लॉप में इजाफे के लिए, तो उसको जब डिसीजन करते हैं तो वो आपको खासी सोच विचार के साथ करना चाहिए कि हमें किन लोगों को आगे लेके आए ताकि वो लोग जो हैं लोगों की फ्लॉप में इजाफा करें, और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर, वो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हैं, वो अब उसको फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कह लें आप उसको, या एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स आपने लेके आनी है, या पब्लिक रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काम करें। ये तो कोई बात नहीं है कि हम मतलब पहला 1.5 साल जो है 2 साल जो है ये रोते रहे जी हमें अदारे खराब मिले हैं, अदारे काम नहीं कर रहे, 30 साल में आप कहते हैं जी वो अब इतना पेचीदा सिस्टम है कि इसको चेंज करने के लिए, इसके अंदर रिफॉर्म लेके आने के लिए हमें और 5 साल चाहिए। तो फिर तो मैं समझता हूँ ये 5 में खेल चल रहा है, बट ठीक है 5 साल और इनको दे दें, उसके बाद ये कहेंगे क्योंकि पिछले 30 साल से सिस्टम ऐसे ही चल रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए हमें और टाइम दरकार है। डॉक्टर साहब, मैं देखिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है। एक पाकिस्तान की जाहिर है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत में भी और जो ओवरऑल पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बड़ा मुस्तहकम रोल है। और मैं भी हमेशा से डिफरेंट चैनल्स पे ना सिर्फ अपने प्रोग्राम में बल्कि दूसरी जगह पर भी ये कहता आया हूँ कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलेटरी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के लोगों को डॉक्टर साहब एक गिला है, डॉक्टर शहबाज साहब, गवर्नमेंट के लोग ये कहते हैं, जो मैं अब स्टेट और गवर्नमेंट विज़ जो ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, इनमें थोड़ी सी आपस में अनबन है। कहाँ ये जा रहा है ये मुझे अब एग्जैक्टली इसका पता नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल कोई बातचीत होती है तो गवर्नमेंट के लोग ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमसे पहले हुकूमतों ने उनको हायर किया था और वो हमारी बात नहीं मानते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स जानबूझ के हमारे प्रोसेसेस को स्लो करते हैं या काम नहीं करते। तो क्या जो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज है पार्टली उसके ये ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं? वाकई ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें चाहिए कि वो जो मिसिंग लिंक है बिटवीन गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी उसको हमें खत्म करना चाहिए। जब आप उन लोगों को जिन्होंने को थोड़े बहुत काम किए उनको आप अदालतों में घसीटेंगे, उनके ऊपर आप 10-10 साल मुकदमे चलाएंगे, उनको जब आप सजाएं दिलवाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताइए क्या आपका दिल करेगा काम करने को इस मुल्क के लिए? क्या मेरा दिल करेगा काम करने को इस मुल्क के लिए? जाहिर सी हमारी फैमिलीज हैं, हमने काम इसलिए तो नहीं कर रहे कि हमें कल को एक हम काम भी करें, सेक्रीफाइस भी करें, कल को हम बड़ा काम जस्टिफाई भी करें और उसके बाद हम अदालतों के धक्के भी खाएं। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी लेवल पे जाके जो है वो एक बेंचमार्क सेट करना होगा कि आपने लोगों की ईमानदारी जो है या लॉयल्टी जो है उसको कैसे टेस्ट करना है। डॉक्टर साहब, मुझे माजरत में इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर सुभान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है इस पे कि ये पाकिस्तान को हम जाहिर है कि कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी डेवलप कंट्री के साथ,
लेकिन हम लेसन जरूर ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज की प्रैक्टिस है वो क्या है। तो मैं आपसे ये पूछने की जिसारत करूंगा कि यूके के अंदर जो वहां की जो मईशत का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है जो ओवरऑल सोसाइटी में, और गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी किस तरह से एक लाइन एंड लेंथ पे रहते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने डॉक्टर मुबारक। देखो यहाँ पे जिस तरह कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ने डेली बेसिस पे ब्रीफिंग दी, अपने पब्लिक को अवेयर कराया, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है डेफिनेटली वो इट इज़ इन फुल कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट विच इज़ इन पावर। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ट्राई की कि वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करे, लेकिन वहाँ पे जो हमारे स्पेशली जो कुछ पुराने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं विच आर स्टिल रेजिस्टिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द करंट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फिर भी अगर हम पाकिस्तान का देख ले तो पाकिस्तान ने फिर भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जिस तरह कंट्रोल फॉर करप्शन है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देख ले 2010 की, जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त हम 143 हमारी रैंकिंग थी। 2017 में हम 117 पे आ गए। अभी 2020 में हमारी करप्शन परसेप्शन की इंडेक्स जो है वो 104 पे आ गई है, इंप्रूव हो गई। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से रिफॉर्म्स हुए हैं, करप्शन कंट्रोल मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। और इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो रैंकिंग है वो भी अगर आप पाकिस्तान की देख ले तो हम 2017 में 144 हमारी रैंकिंग थी, आज 2020 में 108 है। तो कुछ न कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अच्छे लिए हैं जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ के बड़े फैन है, वो अक्सर एग्जाम्पल्स भी यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस के देखते हैं, तो होपफुली वो यहाँ की जो सम ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस है वो उसने इम्प्लीमेंट भी किए हुए हैं, और उसके ऑब्वियसली क्लोज कनेक्शंस भी है यहाँ भी जो ब्यूरोक्रेसी के साथ, यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। तो और ऑब्वियसली हमारे जो और भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में लोग हैं, बाहर से भी एजुकेटेड है, लोकली हमारे काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। तो वी डोंट नीड टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, वी आल्सो नीड टू लुक इनटू आवर ओन सिस्टम। अपने कल्चर, अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमें अपने रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करने चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। तो आपसे ये पूछूंगा कि आप दोनों हजरात से कि जो पाकिस्तान का गिरता हुआ रुपया है ये कब संभलेगा, पाकिस्तान के रुपए की जो मुस्तकबिल करीब में क्या वैल्यू होगी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले सकती है पाकिस्तान के रुपए को संभाला देने के लिए। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत की, और हम कोशिश कर रहे थे कि लेसन ड्रॉ करें किसी डेवलप इकोनॉमी से। डॉक्टर सुभान साहब यूके की इकोनॉमी के हवाले से बता रहे थे। मैं डॉक्टर सुभान साहब आपसे ही चले शुरू कर लेता हूं कि क्योंकि सवाल तो मैंने आपसे करेंसी के हवाले से पूछना था, लेकिन एक बड़ा अहम मौजू है जो कि मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूंगा, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा डॉक्टर शहबाज साहब आपकी तरफ। कि डॉक्टर सुभान साहब, अफगानिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक और जो बल्कि ओवरऑल ही बड़ा स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, नई गवर्नमेंट वहां पे आई है, और जाहिर है कि नेबर होने के नाते और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो टाइज हैं और जो खुद एक हिस्टोरिकली आपको पता है एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रिलेशनशिप्स और जो सारा सिलसिला, इस तनाजुर में किस हद तक पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की माशरत और पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उससे मुतासर होगा, और गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं क्या आप समझते हैं कि ये काफ़ी स्टेप्स हैं? आप क्योंकि एक बर्ड आई व्यू देख सकते हैं, दे सकते हैं हमें, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं एक तीसरे मुल्क में बैठ के आसानी से एक बेहतर तरीके से बंदा उसका जायज़ा ले सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखो, रिसेंट जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, ऑब्वियसली हमारा उनके साथ एक 2640 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, और ट्रेड पे हमारा ऑब्वियसली उनका उसका इफेक्ट ट्रेड पे होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होगा, जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया। तो पाकिस्तान की जो रिसेंट ट्रेड स्टेटिस्टिक्स अगर आप अफगानिस्तान के साथ देख ले तो वो इनकरेजिंग नहीं है, और उससे कुछ बहुत सारे रीज़न हैं।
देखो, जब 1965 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो तब से लेकर पाकिस्तान वाज वन ऑफ द की ट्रेडिंग पार्टनर विद अफगानिस्तान। लेकिन वो मेजर शेयर रिसेंटली 2015 से लेकर वो ईरान ने वो शेयर ले लिया है हमसे। तो वी नीड टू री लुक इन टू आवर इकनॉमिक पॉलिसी, ताकि हम किस तरह अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़, अपनी ट्रेड और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान को, उसमें रिवाइव कर सकें। उसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि ये हमारे जो ट्रेडर्स है उनको जो क्लियरिंग प्रोसीजर्स है बॉर्डर पे, स्पिन बोल तक बॉर्डर पे, तुरखम बॉर्डर पे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे काफ़ी सारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। यहाँ इस साइड से भी टैरिफ ज़्यादा है, उस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा हायर टैरिफ चार्ज होता है उनसे। दूसरी जो है हमारी सप्लाई चेन रूट जो है वो काफ़ी ओल्ड फैशन है। देखो, नेटो ने लास्ट 20 ईयर्स में हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे जो है वो ट्रेड एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाए। दूसरा, हमारा इतना लंबा बॉर्डर है 2640 किलोमीटर। वी नीड सेवरल ट्रेडिंग पॉइंट। एट द मोमेंट सिर्फ स्पिन बोल तक है और तोरखम बॉर्डर है, और जो गुलाम खान बॉर्डर है नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पे काफी कम ट्रेडिंग हो रही है। तो वी नीड मल्टीपल ट्रेडिंग पॉइंट्स। वी नीड टू रिड्यूस जो बैरियर्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन है। तो इन्वेस्टर्स को अगर आप ये ईजीनेस देंगे तो दे वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन ट्रेड विद अफगानिस्तान। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली वो भी एक प्रॉब्लम रहेगा। वो प्रॉब्लम रहा है गुज़िश्ता कुछ सालों में। तो उसकी तरफ भी वी नीड टू लुक हाउ टू सिक्योर आवर ट्रेडर्स, आवर इन्वेस्टर्स। क्योंकि अफगानिस्तान की जो अगर आप डेमोग्राफिक देख ले तो वो काफ़ी इथनिकली डिवाइडेड कंट्रीज है। वहाँ पे अगर आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाते हैं and you are belonging to a different tribe or different ethnicity or different background, different language आप बोल रहे हैं, तो you will have problems। तो सेंट्रल एशियन मार्केट के लिए it's a huge opportunity for us। It's a huge opportunity for the Central Asian country to access our Gwadar port, and our government need to take it more seriously। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ा मुफस्सल जवाब इसमें दे दिया, और मेरे ख्याल में आपकी राय से डिसएग्री करना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल आपने हकाइक सामने रख दिए हैं। मैं ज़रा दोबारा इंटरनल पाकिस्तान के हालात की अगर बात करूं, और मैं डॉक्टर शहबाज साहब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं तो उनको बड़ा मोतबर मईशतदान भी मानता हूं। मेरे जो दूसरे चैनल पे प्रोग्राम्स में भी आ चुके हैं, मेरा कभी उनसे इंटरेक्शन भी हुआ है। एक काफ़ी मईशत के हवाले से उनको एक बेहतर मतलब समझा जाता था, एक एक्सपर्ट समझा जाता था। लेकिन हाल ही में एक प्राइवेट चैनल पे उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम को प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं यहाँ पे नाज़रीन आपको भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को हमने बहुत सपोर्ट किया, और अब भी बहुत सारे एस्पेक्ट से मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो शख्सियत है वो बहुत बेहतर है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी मेरे ख्याल में एक इकोनॉमिस्ट का, एक एक्सपर्ट का ये खासा होता है कि वो जो हकायक होते हैं वो बिल्कुल बिला किसी तफरीक अनबाइस तरीके से उनको आवाम के सामने रखे। अगर आपके एक्सपर्ट्स, अगर आपके मईशतदान, पॉलिसी मेकर्स वो बाइस्ड हो जाते हैं तो फिर आवाम को शायद दुरुस्त हकायक का पता नहीं चलता। इसीलिए इसके बावजूद कि हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं एफिलिएशन होती है, कभी भी हमने बायस होने की कोशिश नहीं की है। तो जो उनका डॉक्टर साहब बयान सामने आया वो ये था कि उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब, थैंक यू इमरान खान, हमें सबको इमरान खान साहब का थैंक यू करना चाहिए जिन्होंने महंगाई को रोका और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया, और यूटिलिटी की प्राइसेस को किसी हद तक बढ़ने नहीं दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे उनका एग्जैक्टली उसका मैं कोट नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें की। डॉक्टर सुभान साहब, आपका क्या कहते हैं, क्योंकि आपके तो फॉरेन जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, वज़ीर आज़म साहब भी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, और डॉलर जब रुपया की कदर कम होती है वो कहते हैं चले ठीक है, पहले 1 पाउंड अगर एक सर्टेन अमाउंट का था, अब हमें ज्यादा उसके मिल जाएंगे अमाउंट। तो क्या आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का? जी, मैं थोड़ा सा डाइवर्जेंट ओपिनियन यहाँ पे लूंगा। कुछ गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स है जिसको ग्लोबली एक्नॉलेज किया गया।
फॉर एग्जांपल जो एहसास प्रोग्राम है, ऑब्वियसली उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, उसको वो काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में, पावर्टी एलिवेशन में हेल्प कर रही है, और उसके ऑब्वियसली पाकिस्तान में पावर्टी इज़ इंक्रीज, पेंडेमिक उसका एक मेन रीज़न है। दूसरा जो इस गवर्नमेंट का एक रोशन बैंक अकाउंट जो एक इनिशिएटिव था, बड़ा सक्सेसफुल रहा है, उसके थ्रू अराउंड $2 बिलियन पाकिस्तान आ गए। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो काफ़ी प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान पैसे भेज रहे। दूसरा जो है परफॉर्मेंस की अगर हम देख ले तो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, दे आर डूइंग वेल। हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन अफेयर के हवाले से पाकिस्तान इज रीजनली डूइंग वेरी वेल। आप देख ले रिसेंटली जो अफगान इवैक्यूएशन प्रोसेस में पाकिस्तान हैज प्लेड एन इम्प्रेसिव रोल, और ग्लोबली जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने ट्वीट किया, दे एक्नॉलेज पाकिस्तान रोल इन रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस। तो हमें कुछ पॉजिटिव साइड को भी देखना चाहिए अदर देन दी इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दी रिगार्डिंग। नहीं, बिल्कुल इस बात से तो हम आपके एग्री करते हैं। एहसास प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने काम करने की कोशिश की। रोशन पाकिस्तान में भी डिजिटल अकाउंट में 1.5 बिलियन रुपए इकट्ठे कर लिए। इसके अलावा भी जो फॉरेन अफेयर में भी चले, ठीक है, मान लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अगर इक्वेशन की, आप भी इकोनॉमिस्ट है, मैथ्स हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अगर हम इक्वेशन के एंड की बात करें तो वो क्या नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है? जो गवर्नमेंट ने, इसमें तो कोई शक नहीं कि अच्छे काम भी किए हैं और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, जो कि करते हैं सब लोग। लेकिन सिर्फ ये कि अच्छे बातों को ही सामने रख के जो दूसरी चीजें उसके ओवर शेडो कर देना, मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूंगा कि आप अपनी ओपिनियन देते जाए। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। 30 सेकंड की अपनी ओपिनियन, आपका क्या पैगाम है, स्पेशली रुपए की वैल्यू के हवाले से, और आइंदा आप क्या इसको कैसे देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में तो ये है कि इस वक्त जो रुपए की जो डॉलर की कीमत है, दैट इज़ वो इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट जो पेट्रोल की प्राइस की। तो वो हमें जो है गवर्नमेंट को जो बोरोइंग्स है उसको उस पर तवज्जो नहीं, उसको कम करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव बोरोइंग्स की है इस गवर्नमेंट ने। और पेंडेमिक को अगेन हम ब्लेम नहीं कर सकते, और कब तक ब्लेम करेंगे, क्योंकि पेंडेमिक से हम निकल रहे हैं। दूसरा जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि खुदारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे। 2 साल रह गए। इस वक्त जो गैलेप सर्वे आया था पाकिस्तान में, पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी कम हुई है, एंड दैट इज़ द मेजर वोट बैंक टू गेट इनटू द पार्लियामेंट एंड टू वेट टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो गवर्नमेंट नीड टू थिंक कि वो मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करे। 2 साल अब भी रहते हैं, विच इज़ ए मेजर टाइम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभान साहब। डॉक्टर शहबाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, क्विकली आपका क्या मैसेज होगा? जी, वो सुभान साहब की 1-2 बातें जो है उससे मैं वो डिसएग्री करूंगा, इस सेंस में कि देखें, मैं भी मानता हूं कि एहसास प्रोग्राम एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मैं दूसरी तरफ क्वेश्चन ये करता हूं कि क्या ये एहसास प्रोग्राम के जो पैसे थे इनको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते थे? जो आपने तकरीबन छोटे बड़े 25,000 कारोबार बंद किए आप उन लोगों को सपोर्ट करके, मतलब कि हम लोगों को भिखारी क्यों, कभी अवाम को लाइन में लगाया जाता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, कभी अवाम को लूटा जाता है, कभी अवाम का पैसा जो है तनूर में झोंक दिया जाता है उस सस्ती रोटी के नाम पे, कभी अवाम का पैसा जो है वो एहसास प्रोग्राम के नाम के ऊपर मोबाइलें चलाई जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है। मैं पीछे तो एक वीडियो देख रहा था हमारे सीएम पंजाब के, उनके साथ वो किसी एहसास उसमें बैठे हुए थे, अपना सेंटर में वहां बात कर रहे थे। उनके साथ एक नौजवान बंदा बैठा था जो खाना खा रहा था, और वो बगैर किसी हीलो हुज्जत के, हिचकिचाहट को चुप करके उसका ध्यान जो था वो खाने की तरफ था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं उसको पकड़ के बिठाया हुआ है। तो आप ये यूथ को क्या सबक दे रहे हैं? क्या अवाम का पैसा आप इस तरह से जाया करेंगे? ये और भी बहुत अच्छे प्रोग्राम बन सकते थे, और भी चीजें हो सकती थी। हाँ, मैं ये भी बात मानता हूं कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान के अकाउंट के थ्रू इन्होंने फॉरेन सब इकट्ठा किया है, फॉरेन पॉलिसी में भी वो चेंज आया है, ये भी मैं चीजें समझ रहा हूं। लेकिन मसला ये है कि वेयर इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल? क्योंकि हमें जो भी बात करनी है, हमारी जो भी पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, उसका मुद्दा जो एट द एंड है, जो ऐसे आप एंड ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वो आउटपुट के ऊपर खत्म होगा। तो मेरे भाई, जब हम पाकिस्तान को जब हम कंपेयर करते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस को, जी पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन इक्विवेलेंट हैं जो यूके के अंदर हैं। यूके का जीडीपी पर कैपिटा देखें, पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा देखें, यूके का पर कैपिटा इनकम देखें, और अपना पर कैपिटा इनकम देखें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी आप किसी कंट्री को किसी दूसरे के साथ आप कंपेयर करते हैं तो एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड देख लिया करें, उसका जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है वो देखा करें, एटलीस्ट उसकी एज देख लिया करें। यूके को अब मार्च वजूद में आए हुए 700 से 8 साल हो, 600 से 8 साल हो गए, पाकिस्तान को भी 75 साल हो गए। तो क्या ये आपका कंपैरिजन बनता है?
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सुभान साहब। बिल्कुल आप नाज़रीन, एक बात ये कि एप्पल और ऑरेंजेस आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक से पॉलिसी लेसन तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन हार्डकोर बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान के इंटरनल हालात को देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े काम थे, कुछ जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, शायद अभी तक वो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, अवाम की तवक्कुआत पे कम से कम पूरा उतर नहीं पाई है। उसकी एक वाज़ेह जो मिसाल है वो गवर्नमेंट के अपने हकायक हैं, अदाद-ओ-शुमार हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद-ओ-शुमार, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में ये मकसद नहीं कि हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाएं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, जिसको देखते हुए शायद कुछ कोई पॉलिसी लेसन ड्रॉ कर किए जा सके, या शायद कुछ इंट्रोस्पेक्शन की जा सके और देखा जा सके कि वो क्या हकायक हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सारा सिलसिला जो मुआशी अबतरी का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक, अपनी राय देते रहिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।